नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी ईडी की गिरफ्त में हैं। उनकी गिरफ्तारी 24 तारीख को हुई थी और गिरफ्तारी का कारण है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ, जिसको कहा जा रहा है कि 900 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का मामला है, और पीएमएलए के तहत यह गिरफ्तारी, यह मामला है जो महेश जोशी पूर्व मंत्री का है। अब इस गिरफ्तारी के बाद में बहुत सारी चर्चाएं, आशंकाएं जताई जा रही है कि आखिरकार अब महेश जोशी का क्या होगा और क्या महेश जोशी वास्तव में इस मामले में दोषी हैं, क्या वे सजा पाएंगे या वे छूट जाएंगे, और कमजोर कड़ी कौन सी थी महेश जोशी की जिसकी वजह से वे ईडी की गिरफ्त में आए हैं। अब सबसे पहले इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार यह सारा घोटाला कहां से शुरू हुआ और कैसे पकड़ में आया, और महेश जोशी की कौन सी कमजोर कड़ी थी जिसकी वजह से अब वे ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब यह तो तय है कि पीएमएलए के तहत अगर मामला दर्ज होता है और गिरफ्तारी हो जाती है तो इसमें बहुत जल्द जमानत मिलने के आसार कम होते हैं। और अगर इस मामले में साबित हो जाता है कि महेश जोशी गलत हैं तो फिर उन्हें लंबी सजा भी मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करें घोटाले की और कमजोर कड़ी की। दरअसल सबसे पहले आपको याद हो तो 2021 में एसीबी ने कुछ अधिकारियों को ठेकेदार और एजेंटों से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। और एसीबी ने जब यह गिरफ्तारी की और यह मामला सामने आया और जब जांच पड़ताल हुई ठेकेदारों की, दलालों की, अधिकारियों की, तो इस घोटाले की परत दर परत खुलती चली गई और पता चला कि हरियाणा से पुराने पाइप लाकर नए पाइप के स्थानों पर लगा दिए गए और उनका भुगतान लगातार उठाया जाता रहा। यह शुरुआती बात थी जो इस मामले में निकलकर सामने आई। और जैसे जैसे घोटाले की परत खुलती गई वैसे वैसे कड़ियां जुड़ती गई, और कड़ियां जुड़ते जुड़ते यह मामला फिर ईडी के पास इसलिए चला गया क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी। केंद्रीय जलदाय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के मंत्री थे, राजस्थान के जोधपुर से जीतकर केंद्रीय मंत्री बने थे। और फिर यह जब मामला ईडी में चला गया, इसकी परत दर परत उखाड़ी जाने लगी, तो पदमचंद जैन सहित 2 फर्मों पर ईडी ने शिकंजा कसा। और जैसे ही 2 फर्मों पर शिकंजा कसा, उसके बाद में महेश जोशी के यहां इस मामले को लेकर रेड हुई थी। अब उस बार जब रेड हुई तो निश्चित है कि ईडी को कुछ ना कुछ संकेत ऐसे मिले थे। और फिर जब ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई, फर्मों की गिरफ्तारी हुई, अधिकारियों पर नजर ईडी की गई और परत दर परत खुलती गई, तो महेश जोशी की जो सबसे कमजोर कड़ी बनी वह संजय बड़ाया। अब संजय बड़ाया ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ना कोई जलदाय विभाग का अधिकारी है, ना किसी फर्म का व्यक्ति है जिसने टेंडर उठाए हों। लेकिन संजय बड़ाया कमजोर कड़ी इसलिए बने महेश जोशी की कि संजय बड़ाया महेश जोशी के इतने नजदीकी आ गए कि जिस तरह की जांचें चलती चली गई और तथ्य सामने आए कि संजय बड़ाया इतने पावरफुल हो गए कि वे जलदाय विभाग की फाइलें देखने लगे और किसे टेंडर मिले यह तय करने लगे। और जिस दिन ईडी संजय बड़ाया के निवास पर पहुंच गई, उनका फोन जब्त किया, कुछ कागजात जब्त किए, उसके बाद
यह बात स्पष्ट रूप से लगने लगी थी कि अब महेश जोशी पर शिकंजा कसेगा और संजय बड़ाया की भी फिर गिरफ्तारी हुई तो निश्चित सा लगने लगा कि कहीं ना कहीं महेश जोशी की यह कमजोर कड़ी साबित होगी और हुआ भी ऐसा। और जब दूसरी बार महेश जोशी के निवास पर ईडी की रेड हुई उसके बाद में, उस जांच के बाद में ऐसा निकल कर आया कि ईडी को बहुत सारे तथ्य और सबूत ऐसे मिले हैं जिसमें महेश जोशी की संलिप्तता इस घोटाले में नजर आती है और ईडी लगातार कड़ियां जोड़ती रही और महेश जोशी को लगातार बुलाती रही, लेकिन महेश जोशी किसी ना किसी कारणवश ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए और पिछले दिनों से उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी की वजह से वे ईडी नहीं जा पाए। लेकिन जब 24 अप्रैल को ईडी के कार्यालय महेश जोशी पहुंचे तो उनसे 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद में शाम को उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हो गई तो इस मामले में जो अब तक, क्योंकि ईडी किसी को गिरफ्तार करती है, जांच करती है, तो वह यह नहीं बताती कि क्या पूछताछ में मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ छनकर जो खबरें आती है उनके अनुसार कुछ बातें स्पष्ट हुई है जो सामने आ रही है कि महेश जोशी के हिस्से में तमाम टेंडर और बिलिंग जो हो रहे थे उनका 2 से 3% कमीशन आ रहा था। अब महेश जोशी लगातार ये कह रहे हैं अपने बचाव में कि उन्होंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली और जिन फर्मों को, जिन व्यक्तियों को मैंने ब्लैकलिस्टेड किया उन्हीं की गवाही के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। मेरी जो कार्रवाई है मेरे पर वह उन लोगों के बयान पर हुई है। यह महेश जोशी का अपने बचाव में कहना है और महेश जोशी के वकील का भी यह कहना है कि सीधे तौर पर महेश जोशी ने रिश्वत ली, यह बात ईडी नहीं साबित कर सकती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे मिले हैं ईडी को जिनमें सीधे सीधे महेश जोशी तक घोटाले की रकम, अब वह रकम कितनी है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पहुंची है। और महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की फर्म में भी 51 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह ईडी के पास तथ्यात्मक जानकारी है और यही तथ्यात्मक जानकारी के अलावा 7 से 8 कड़ियां ऐसी है जिन्हें जोड़कर ईडी ने यह केस बनाया और महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। अब कोर्ट में यह मामला कितना ठहरेगा, ईडी तथ्यात्मक रूप से महेश जोशी को आरोपी साबित कर पाएगी या महेश जोशी जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने सीधे कोई रिश्वत नहीं ली है, क्या वे इस बात को साबित करके बेगुनाह साबित हो पाएंगे, यह तो एक कानूनी पहलू है। लेकिन राजनीतिक रूप से महेश जोशी की स्थिति निश्चित मानकर चलिए कि डामाडोल तो हो चुकी थी, लेकिन अब इस मामले में फंसने के बाद में उनकी राजनीतिक वापसी, भले ही वे छूट कर आ जाएं, जमानत पर आ जाएं, तो राजनीतिक वापसी होना असंभव सा लगता है। इसका एक कारण है, कारण यह है कि महेश जोशी अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं उनके बेहद नजदीकी हैं और वर्तमान में अशोक गहलोत की ऐसी स्थिति राजनीतिक रूप से कांग्रेस में नहीं है कि वे महेश जोशी को छूटकर आने के बाद, हालांकि छूटकर वे कब आएंगे भी कुछ तय नहीं है, लेकिन फिर भी अब अशोक गहलोत की वह स्थिति नहीं है कि वे महेश जोशी को फिर से वैसा ही स्थापित कर पाए। और स्थिति यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भी अशोक गहलोत महेश जोशी का जब टिकट कटा हवा महल से तो उसे रोक नहीं पाए। तो महेश जोशी की स्थिति राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी है, यह भी तय है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि महेश जोशी की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते पहले ही
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां भी ईडी की रेड हुई थी, लेकिन उस मामले में इस मामले का फर्क देखिए कि जब प्रताप सिंह यहां ईडी की रेड हुई तो कांग्रेस के कितने नेता और कार्यकर्ता उनके निवास के बाहर पहुंच गए और प्रताप सिंह खाचरियावास के पक्ष में बयान दिए, और जब तक ईडी की टीम चली नहीं गई वहां लोग डटे रहे। लेकिन महेश जोशी की गिरफ्तारी होने के बाद से अब तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा किसी नेता का बयान तक नहीं आया महेश जोशी के पक्ष में। यह बात स्पष्ट है कि महेश जोशी की राजनीतिक स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी है। अब कमजोर कड़ी की जो बात है, संजय बड़ाया वे महेश जोशी के कितने नजदीक थे, यह बात महेश जोशी के आसपास के तमाम लोग जानते हैं। जिन्होंने राजनीतिक रूप से महेश जोशी से फायदा लिया, अन्य कोई फायदा लिया, यह तमाम बातें उन लोगों को पता है। और कोई भी भारी व्यक्ति किसी सरकारी विभाग की फाइलें देख ले, आदेश करने लगे ठेकेदार फर्मों और सरकार के अधिकारियों के बीच बैठकर टेंडर करवाने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि बिना मंत्री या सरकार के इशारे के कोई भारी व्यक्ति यह बात कैसे कर सकता है। और यह कमजोर कड़ी महेश जोशी के लिए आज भारी पड़ती दिख रही है। महेश जोशी राजनीतिक रूप से ताकतवर बहुत रहे हैं, यह भी सही है। वो ताकतवर ऐसे रहे कि वे 2 बार विधानसभा का चुनाव जीते, 1 बार लोकसभा का, और संयोग से तीनों ही बार वे सत्ता के हिस्सेदार रहे। और सत्ता के हिस्सेदार ऐसे रहे कि 1998 में किशन पोल विधानसभा से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, उन्हें उप सचिव बनाकर मंत्री का दर्जा दे दिया, यानी कि जयपुर में मिनी सीएम वे कहलाए। उस दौरान उनके कहने से जयपुर का तमाम सरकारी अमला चलता रहा, यह सभी लोगों को पता है। उसके बाद उनका 2003 में हारना, 2008 में उनका टिकट कट गया किशन पोल से, लेकिन 2009 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया जयपुर से, और संयोग से वे सांसद बन गए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसके वे हिस्सेदार रहे। राजस्थान में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत काबिज हो गए, यानी कि फिर जयपुर में महेश जोशी का दबदबा रहा। और तीसरी बार 2018 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, तो उस समय दूसरी बार हवा महल से विधायक के रूप में महेश जोशी जीतकर आए और मंत्री कैबिनेट बन गए, यानी कि फिर उन्हें सत्ता का साथ हासिल हुआ, पावरफुल हुए, और जयपुर में सत्ता एक तरह से उनके हाथ में रही। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह भी रहे, लेकिन जितना दबदबा महेश जोशी का सत्ता में रहा, उतना प्रताप सिंह खाचरियावास का नहीं रहा। लेकिन वही बात कह रहा हूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां ईडी का आना और इतने कांग्रेस नेताओं का पहुंचना, महेश जोशी की गिरफ्तारी के बावजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का चुप्पी साधे रहना एक बात को बताता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या कमाया। बात पैसे की नहीं है कि आपने समर्थकों को कितना कमाया, आपने आम लोगों में क्या कमाया, यह बात स्पष्ट करती है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बहुत ज्यादा लोगों को ओबलाइज किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रताप सिंह खाचरियावास महेश जोशी की बनिस्बत ज्यादा सहज उपलब्ध रहे, और महेश जोशी कुछ लोगों में घिरे रहे, जिसका नुकसान उन्हें राजनीतिक रूप से कई बार उठाना पड़ा। और आज जब वे ईडी की गिरफ्त में हैं और उनकी कमजोर कड़ी वह व्यक्ति साबित हुआ है संजय बड़ाया, जो राजनीतिक रूप से उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था, वह इसके बावजूद महेश जोशी संजय बड़ाया पर कितने निर्भर थे, यह बहुत सारे वाक्यों से स्पष्ट होता है। अब चूंकि ईडी की रिमांड पूरी होने वाली है 2 दिन बाद, और उस रिमांड के बाद में ईडी फिर से रिमांड मांगेगी, कोर्ट उन्हें रिमांड देगी
या महेश जोशी को जेल भेजा जाएगा और उनकी जमानत की प्रक्रिया शुरू होगी, वह कितनी लंबी चलेगी, इन बहुत सारे सवालों के बीच में फिलहाल महेश जोशी की स्थिति कानूनी रूप से तो कमजोर नजर आ रही है, राजनीतिक रूप से तो हो ही चुकी है, लेकिन कानूनी रूप से भी ईडी के तथ्यों के अनुरूप या जो बातें निकल कर आ रही हैं उनके अनुरूप महेश जोशी की स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है। लेकिन फिर भी जैसा कि वे कह रहे हैं कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, यह बात अगर उनके वकील कोर्ट में साबित कर पाएंगे तो उनके लिए राहत भरी बात होगी। लेकिन अगर उनके आसपास की अन्य कड़ियां जिन्हें ईडी अब जोड़ने का प्रयास कर रही है, ऐसा हुआ तो महेश जोशी और बड़े संकट में फंस सकते हैं, और फंसते हैं तो फिर वे लंबी सजा के लिए भी जा सकते हैं। अन्यथा अगर उनकी कही बातें सही साबित होती है कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली, तो फिर हो सकता है कि वे जल्दी तो नहीं लेकिन 2-3 महीने 4 महीने बाद जमानत पर बाहर आ जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।